हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल एचएस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस समय हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा विषय का अध्ययन कार्य कर रहे थे, जिसमें हमने आपको 3 चैप्टर का अध्ययन करवाया था। शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का उद्देश्य और शिक्षा के प्रकार। आज के क्लास का जो विषय है, आज के क्लास का जो टॉपिक है, चैप्टर 4 है आपका प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। यानी कि प्रारंभ में शिक्षा व्यवस्था जो थी वो कैसी थी, वो शिक्षण विधियाँ कैसी थी, किस तरह से शिक्षा दिया जाता था, पाठ्यक्रम कैसा था, शिक्षक छात्र का संबंध कैसा था, अनुशासन कैसा था, दंड कैसा था, इन सभी चीज़ों का हम क्या करेंगे, आज के क्लास में अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो जो प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि है, तो उसे आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पे उसको एक तालिका के माध्यम से प्रस्तुत किया है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। प्रारंभिक शिक्षा जो है उसको आसानी से समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रारंभिक शिक्षा के 3 भाग हुए हैं: प्राचीन काल की शिक्षा, मध्यकाल की शिक्षा और आधुनिक काल की शिक्षा। अब प्राचीन काल की शिक्षा में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा कैसी है, बौद्ध कालीन शिक्षा कैसी है। मध्यकाल की शिक्षा में हम देखेंगे कि पूर्व मुगल कालीन शिक्षा कैसी है और मुगल कालीन शिक्षा कैसी है। किस काल में? मध्यकाल में। प्राचीन काल में वैदिक कालीन शिक्षा को देखेंगे, बौद्ध कालीन शिक्षा को देखेंगे। मध्यकाल की शिक्षा में पूर्व मुगल कालीन शिक्षा देखेंगे और मुगल कालीन। आधुनिक काल की शिक्षा में हम स्वतंत्रता से पूर्व की शिक्षा और स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा को देखेंगे। और स्वतंत्रता से पूर्व की शिक्षा में ईसाई मिशनरी काल, ईस्ट इंडिया कंपनी काल की शिक्षा और ब्रिटिश शासन काल में शिक्षा कैसी थी, इन सब का हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि प्राचीन काल में वैदिक कालीन शिक्षा कैसी थी। वैदिक कालीन शिक्षा, ठीक, वैदिक कालीन मतलब वेदों पर आधारित शिक्षा। इसके नाम से स्पष्ट होता है कि वेदों पर आधारित जो शिक्षा थी वह वैदिक कालीन शिक्षा थी। देखिए, वैदिक काल क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ, किस सभ्यता के पश्चात, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ, उसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वेदों से मिलती है। उसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वेदों से प्राप्त होती है। इसीलिए इस काल को वैदिक काल कहा जाता है। अब वैदिक कालीन शिक्षा से क्या तात्पर्य है, तो वैदिक कालीन शिक्षा से तात्पर्य उस ज्ञान से है। अभी हमने बताया ना कि वो उस ज्ञान से है जो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वेदों के अध्ययन से प्राप्त होती है। इसे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। किस शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं? तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वैदिक कालीन जो शिक्षा थी वो बच्चा किसी विद्यालय में जाकर के नहीं अध्ययन करता था, घर में उसका अध्ययन अध्यापन कार्य नहीं करता था। वो गुरु के घर जा कर के, गुरु के समीप बैठ कर के, गुरु के आश्रम में रह कर के वह शिक्षा प्राप्त की जाती थी। इसे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, इसी वजह से इसे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। वेदों द्वारा हमें भारतीय संस्कृति का, सभ्यता का, जीवन का, दर्शन का ज्ञान प्राप्त होता है। इस काल में शिक्षा का अर्थ अब क्या होगा? वेद के द्वारा हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो वेद के द्वारा हमें भारतीय संस्कृति की, सभ्यता की, जीवन दर्शन की और ज्ञान की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस आधार पर इस काल में शिक्षा का अर्थ क्या हो गया? विद्या, ज्ञान, बोध या विनय माना गया। यानी विद्या प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध प्राप्त करना, विनय का अपने अंदर व्यवहार धारण करना, आचरण धारण करना, यह सब क्या हो गया? वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ हो गया। ठीक, इस प्रकार वैदिक कालीन शिक्षा क्या करता है, तो यह शिक्षा जिसमें गुरु के द्वारा बालक की शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक शक्तियों का संतुलित विकास किया जाता है। वह शिक्षा जिसमें गुरु के द्वारा बालक की शारीरिक, मानसिक एवं चारित्रिक शक्तियों का क्या किया जाता है? संतुलित विकास किया जाता है। वह शिक्षा कौन सी शिक्षा होती थी? वैदिक कालीन शिक्षा होती थी। तो वैदिक कालीन शिक्षा कैसी थी, शिक्षण विधियाँ कैसी हैं, इसका पाठ्यक्रम कैसा है, शिक्षण संस्थान कैसे थे, इसकी जानकारी लेने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि वैदिक काल क्या है।
तो वैदिक काल को आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किस सभ्यता के नाम से? तो इसे आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो समय हो गया वो क्या हो गया आपका? ऋग वैदिक काल का। और 1000 से 600 ईस्वी पूर्व का समय आपका क्या हो गया? तो वो हो गया उत्तर वैदिक काल का। वैदिक काल जो है, तो वैदिक काल की जो शिक्षा है, तो इसको कौन सा नाम दिया गया? वैदिक काल को आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता के नाम से जाना गया। ठीक, आर्य सभ्यता के नाम से इसे जाना गया या वैदिक सभ्यता के नाम से जाना गया। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, ये होता है आर्य का अर्थ। कभी कभी पूछता है आपके एग्जाम में ऐसे। अब वैदिक साहित्य जो थे, यानी वैदिक काल में जिनकी शिक्षा बच्चों को दी जाती थी, जो साहित्य था वो क्या था? वेद। वेदों की संख्या कितनी बताई गई है? 4। आरण्यक ग्रंथ थे जिनकी संख्या कितनी है? 7। पुराण थे जिनकी संख्या कितनी है? 18। उपनिषद जिनकी संख्या कितनी है? 108। और वेदांग जिनकी संख्या कितनी है? 6। ये थोड़ी सी जानकारी है आपके लिए कि वेदों की संख्या 4 होगी, आरण्यक कितने थे? 7, पुराणों की संख्या 18, उपनिषद 108 और वेदांग कितने हो गए? 6। तो इन सब का क्या किया जाता था? वैदिक काल में बच्चों को इन सब का ज्ञान कराया जाता था। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान या जानना। वेद का अर्थ क्या हो गया? ज्ञान या जानना। वेद का अर्थ क्या हो गया? ज्ञान या जानना। वेद को श्रुति, संहिता या अपौरुषेय भी कहा जाता है। वेद को क्या कहा जाता है? श्रुति, संहिता या अपौरुषेय भी कहा जाता है। अब यह जो वेद हैं, अभी हमने बताया इनकी संख्या कितनी है? 4 है। तो कौन सा है पहला? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद के नाम हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद माना जाता है। इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, 1500 मंत्र हैं, 1028 सूक्त हैं। और इसके जो पुरोहित होते थे उनको क्या कहा जाता था? पुरोहित को होता या होत्री कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल, अगर पूछे कि सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है, तो ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और इसके पुरोहित को क्या कहा जाता था? होता या होत्री। उसके बाद सामवेद, जिसे गान या गायन के नाम से भी, या गाया जाने वाला वेद है, इसे गान या गायन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मंत्रों की संख्या 1549 है और इसके जो पुरोहित होते थे उसको उद्गाता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उद्गाता। तीसरा ये आपका यजुर्वेद है, जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। वह कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद है, जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। और इसके जो पुरोहित हैं उनको अध्वर्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अध्वर्यु कहा जाता है। चौथा वेद आपका अथर्ववेद है, जिसमें जादू टोना से संबंधित यह वेद माना जाता है। यह यज्ञ से संबंधित, यजुर्वेद जो है यज्ञ से संबंधित वेद माना जाता है। सामवेद जो है गायन से संबंधित माना जाता है। अथर्ववेद जादू टोना से माना जाता है। क्लियर? इसके पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। ये थोड़ी सी जानकारी थी आपके लिए कि वेद किसे कहते हैं। तो वेद का सामान्य अर्थ क्या होता है? ज्ञान या जानना। वेद को श्रुति, संहिता या अपौरुषेय भी कहा जाता है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। जो वेदांग होता है, वेदांग कितने होते हैं? अभी हमने बताया 6 होता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ये 6 आपके वेदांग होते हैं। वेदों का जो अंत होता है वही आपका क्या कहलाता है? वेदांग कहलाता है। ठीक, तो ये कभी कभी आपके एग्जाम में पूछता है कि वेदांगों की संख्या कितनी है या फिर वेदांग कौन कौन से हैं। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। क्योंकि हम वैदिक काल पढ़ रहे हैं तो ये थोड़ी सी जानकारी हमारे लिए आवश्यक हो जाती है। इसको जानना हमारे लिए क्या हो जाता है? आवश्यक हो जाता है। अब हम आ जाते हैं वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था पे देखते हैं। तो वैदिक काल की शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा।
प्रारंभिक शिक्षा बच्चों को कब दी जाती थी? चूड़ा कर्म संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार का अर्थ होता है मुंडन करना। तो जब बच्चों का चूड़ा कर्म संस्कार होता था उसके बाद 5 वर्ष तक घर में ही विद्या प्राप्त करते थे बच्चे। ये कौन सी शिक्षा हो गई? प्रारंभिक शिक्षा। 5 वर्ष तक जब यह अपने घर में ही विद्या प्राप्त करते थे चूड़ा कर्म संस्कार यानी मुंडन के बाद, तो उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वे गुरु के यहाँ जाते थे। वह उपनयन संस्कार के बाद जाते थे। कौन सा संस्कार? उपनयन संस्कार। इसको याद रखिएगा कि कौन सा संस्कार किस काल में हुआ है। कई संस्कार आपको देखने को मिलेंगे आगे। तो चूड़ा कर्म संस्कार और उपनयन संस्कार किस शिक्षा से संबंधित है? तो वैदिक कालीन शिक्षा से संबंधित हो गया। उपनयन संस्कार के बाद गुरुकुल में रहकर बच्चे क्या करते थे? शिक्षा प्राप्त करते थे। बच्चों के जो प्रवेश का समय था, तो जो जातियां उनकी थी उस आधार पर उस समय कर्म के आधार पर जाति का विभाजन हुआ था। कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो विद्वान होते थे उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था, जो शिकार करते थे उन्हें क्षत्रिय, जो व्यापार करते थे उन्हें वैश्य, और जो साफ सफाई वगैरह, झाड़ू वगैरह इस तरह के क्रियाकलाप करते थे वो क्या कहलाते थे? शूद्र कहलाते थे। तो कर्म के आधार पर वैदिक काल में जो जाति वर्ण का विभाजन था वो किसके आधार पर हुआ था? कर्म के आधार पर हुआ था। और ब्राह्मण में के जो बच्चे होते थे उपनयन संस्कार जब उनका होता था तो 8 वर्ष की आयु में वो गुरु के घर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे। क्षत्रिय के जो बच्चे होते थे वो 11 वर्ष की आयु में जाते थे, और वैश्य के जो पुत्र होते थे, जो बालक होते थे, वो 12 वर्ष की आयु में। संख्या याद रखिएगा। ब्राह्मण के पुत्र 8 वर्ष की आयु में, क्षत्रिय 11 वर्ष और वैश्य 12 वर्ष। शूद्र के बच्चों को गुरुकुल में प्रवेश नहीं दिया जाता था। किसको प्रवेश नहीं दिया जाता था? शूद्र के बच्चों को गुरुकुल में प्रवेश नहीं दिया जाता था। इनका पाठ्यक्रम कैसा होता था? तो इनके पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटा गया, परा और अपरा। परा में जो होता था वो वेद, पुराण, जीवन, दर्शन, परमात्मा का ज्ञान। परा और अपरा का मतलब क्या हो गया? अर्थ क्या हुआ? यानी पारलौकिक ज्ञान जो दी जाती थी वो परा के अंतर्गत आती थी, और जीवन, यथार्थ, अध्यात्म, ये सारी जो ज्ञान दी जाती थी वह यानी लौकिक ज्ञान जो बच्चों को दिया जाता था वो अपरा के अंतर्गत आता है। तो परा में आपका क्या आ गया? वेद, पुराण, जीवन, दर्शन, परमात्मा का ज्ञान। पाठ्यक्रम को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन सा? परा और अपरा। परा के अंतर्गत वेद, पुराण, जीवन, दर्शन और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता था बच्चों को, और अपरा के अंतर्गत उन्हें तर्क शास्त्र, भौतिक शास्त्र, चिकित्सा आदि का ज्ञान कराया जाता था गुरु के द्वारा। और यह सारी शिक्षा गुरु के घर में रह करके ही बच्चे प्राप्त करते थे। शिक्षण विधियाँ क्या थीं? तो प्रवचन, व्यायाम, शास्त्रार्थ, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, यानी इन विधियों के माध्यम से प्रवचन, शास्त्रार्थ, व्यायाम, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद आदि इन विधियों के माध्यम से वैदिक काल में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। शिक्षण विधियाँ फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे। वेदों का जो ज्ञान, जैसे हम लोग डिग्री प्राप्त करते हैं ना, तो उसी तरह से उस समय एक वेद का जो ज्ञान प्राप्त करता था उसे स्नातक कहा जाता था। ठीक, जैसे हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, मतलब स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो परा स्नातक, तो वैसे ही एक वेद का जो ज्ञाता होता था, एक वेद का अगर ज्ञान कर लेता था वह स्नातक माना जाता था। 2 वेदों का अगर जो ज्ञाता हो जाता था उसे वसु कहा जाता था। 3 वेदों का अगर ज्ञान किसी को हो जाए तो वह रुद्र कहलाता था, और 4 वेदों का ज्ञाता आदित्य कहलाता था। फिर से देख लीजिए एक बार। एक वेद का ज्ञाता क्या कहलाता था? स्नातक। 2 वेद का अगर कोई ज्ञाता हो जाता था, यानी जिसे 2 वेद की जानकारी प्राप्त हो जाती थी, 2 वेदों का अगर वो अध्ययन कर लेता था तो वह वसु कहलाता था। 3 वेद का ज्ञाता हो जाता था रुद्र कहलाता था, और 4 वेद का जो ज्ञाता होता था, यानी 4 वेदों की जानकारी जो ग्रहण कर लेता था, 4 वेदों का जो अध्ययन कर लेता था, वो आदित्य कहलाता था। अब देखते हैं हम कर्म के आधार पर जाति का विभाजन। जैसा हमने पहले ही आपको बताया था, कर्म के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। जातियाँ पहले कितनी होती थी? 4 होती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आज तो न जाने कितनी जातियाँ हो गई हैं। ठीक,
पहले जो कर्म होता था, जो क्रिया का मतलब कार्य होता था, कार्यों के आधार पर, उनके कर्म के आधार पर जाति का विभाजन नहीं होता था। उसके बाद आपका जीवन का आधार बताया गया। वैदिक काल में जीवन के 4 आधार बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। आपके एग्जाम में कई बार पूछा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा कि जो जीवन का आधार है, वैदिक कालीन जीवन के का जो आधार है उसे कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य का उम्र कितना निर्धारित किया गया है? तो जन्म से के 25 वर्ष तक, जन्म के बाद से लेकर के 25 वर्ष तक की आयु ब्रह्मचर्य, यानी कि एक ब्रह्मचारी के समान बालक का जीवन होता था। जाहिर सी बात है, वो गुरुकुल में रहता था, शिक्षा प्राप्त करता था, तो उसका जीवन एक किसके समान होता था? ब्रह्मचर्य के समान होता था। जब उसके बाद 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ, वो अपने घर में आता था, शादी विवाह होता था, वह 50 वर्ष तक गृहस्थ के समान जीवन व्यतीत करता था। 50 से 75 वर्ष की आयु तक वह वानप्रस्थ, वानप्रस्थ का मतलब होता है वन को जाना, वन में गमन करना, घर का त्याग करके, अपने किसी पुत्र को घर की जिम्मेदारी दे करके, राज्य की जिम्मेदारी दे करके क्या कर लेते थे लोग? जहाँ पे 50 वर्ष पूरा हो जाता था तो वो वन की तरफ चले जाते थे, वन में पूजा करना, तपस्या करना, कई तरह की विद्याएं प्राप्त करना, ये सारे कार्य करते थे, तो वो वानप्रस्थ हो गया। कितना हो गया? 50 से 75 वर्ष। उसके बाद संन्यास का समय हो गया, 75 से 100 वर्ष तक लोग सन्यासी के समान जीवन व्यतीत करते थे, घर परिवार से उनका कोई भी मतलब नहीं होता था। तो ये क्या हो गया? जीवन के 4 आधार हो गए। अब हम वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं देख लेते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा जो थी वह राज्य के नियंत्रण से बिल्कुल मुक्त थी, यानी कि राजा का उस शिक्षा पर कोई नियंत्रण नहीं होता था, गुरु स्वतंत्र होता था अपने अनुसार बच्चों को शिक्षा देने के लिए। शिक्षा सार्वभौमिक था, निःशुल्क होती थी, कोई शुल्क नहीं लिया जाता था बच्चों से। शिक्षा का स्वरूप वैयक्तिक होता था। वैयक्तिक का मतलब क्या हो गया? अभी हमने आपको अभी बताया ना कि पीछे आपको बताया कि एक वेद का जो ज्ञाता होता था उसको स्नातक, 2 वेद का जो ज्ञाता होता था वो वसु, 3 वेद का ज्ञाता रुद्र और 4 वेद का ज्ञाता आदित्य कहलाता था। तो जिस भी बालक के अंदर जितनी योग्यता होती थी, जितनी सीखने का उसके अंदर सामर्थ्य होता था, शक्ति होता, तो उस आधार पर गुरु उसको ज्ञान देता था। जितना उसके अंदर ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता होती थी, उस बालक को उतना ज्ञान दिया जाता था। इसी वजह से वैदिक कालीन शिक्षा कैसी होती थी? वैयक्तिक होती थी। शिक्षा आवासीय होती थी। आवासीय का मतलब क्या हो गया कि बच्चा अपना घर परिवार छोड़ करके गुरु के घर में ही, गुरु के आश्रम में ही रहता था, वहीं उसका खाना पीना, पढ़ना लिखना, सोना सब कुछ उसके गुरु के ही पास होता था, गुरु के ही आश्रम में होता था, इसीलिए शिक्षा आवासीय होती थी। शिक्षा पुस्तकीय न होकर व्यवहारिक होती थी। यहाँ आप इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ व्यवहारिक होगा, हम बोल दे रहे हैं, यहाँ पे ये व्यवहारिक व्यवहारिक लिख लीजिएगा, छूट गया यहाँ पे, तो आप इसे व्यवहारिक कर लीजिएगा। शिक्षा पुस्तकीय न होकर कैसी होती थी? व्यवहारिक होती थी। क्लियर हुआ? कैसी होती थी? व्यवहारिक होती थी। तो ये क्या हो गया? वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता हो गई। अब कुछ विशेषताएं अगर होती हैं तो कुछ दोष भी होते हैं। उसी तरह से वैदिक काल की शिक्षा के भी कुछ कमियां थी, कुछ दोष थे। बाल मनोविज्ञान का समावेश नहीं था। यह जो शिक्षा थी वैदिक कालीन, इसमें बाल मनोविज्ञान का बिल्कुल समावेश नहीं था, यानी कि बालकों की रुचि, बालकों की क्षमता, बालकों की योग्यता का उसमें कोई उनकी रुचि का बिल्कुल नहीं ध्यान दिया जाता था। गुरु के अनुसार उन्हें शिक्षा दी जाती थी। पूरा का पूरा जो शिक्षा था वो किस पर डिपेंड था? गुरु पे ही डिपेंड था। गुरु जो कहते थे बालक को वही सुनना पड़ता था, वही करना पड़ता था। तो बाल मनोविज्ञान का इसमें समावेश नहीं था। शिक्षा बाल केंद्रित न होकर शिक्षा प्रधान थी, यानी प्रधानता किसकी होती थी? गुरु की होती थी। स्त्री शिक्षा का प्रसार नहीं था। स्त्रियां शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकती थी वैदिक काल में, केवल लड़के ही शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षा पद्धति मौखिक होती थी, यानी कि लिखना नहीं होता था, केवल गुरु के द्वारा उन्हें मौखिक ज्ञान ही दिया जाता था, चाहे वह प्रश्नोत्तर के द्वारा दिया जाए, शास्त्रार्थ के द्वारा दिया जाए, प्रवचन के द्वारा दिया जाए, वाद विवाद के द्वारा दिया जाए, वह सब मौखिक होता था। ठीक। धार्मिकता पर विशेष बल, यानी धर्म का उन्हें विशेष ज्ञान कराया जाता था, धर्म पर विशेष बल दिया जाता था। ये क्या है? वैदिक कालीन शिक्षा की कुछ कमियां हैं। कुछ अच्छाइयाँ तो कुछ बुराइयाँ हर चीज़ में होती हैं। तो ये सीधे सीधे आपका पूछता है वैदिक कालीन शिक्षा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कुछ विशेषताएं बताइए, या कौन सी कमियाँ हैं, या फिर गुण और दोष बताइए, या फिर उनकी शिक्षण विधियाँ कैसी थीं, पाठ्यक्रम कैसा था, ये सारी चीज़ें कैसी थी शिक्षा व्यवस्था। तो गुरुकुल किस शिक्षा को गुरुकुल प्रणाली पर आधारित शिक्षा कहते हैं? तो वैदिक कालीन शिक्षा को कहते हैं। कौन कौन सा संस्कार होता था? तो चूड़ाकर्म संस्कार और उपनयन संस्कार। वैसे कई संस्कार होते हैं जिसमें जो आपको पढ़ना उसमें 2 मुख्य हैं, चूड़ाकर्म संस्कार और उपनयन संस्कार। क्लियर? तो आई होप कि ये सारी चीज़ें अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बौद्धकालीन शिक्षा का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।